Assalamualaikum dear students and welcome to Biology Postulates. Students, in this video we will learn divisions and branches of biology. So let's first discuss divisions of biology. Students, जैसा कि हमें पता है कि हमारे planet पर बहुत ही different types of living organisms exist करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेनली ये ऑर्गेनिजम्स तीन तरह के होते हैं. ईदर दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट्स लाइक, यानी कि स्टूडेंट्स इनके अंदर सेल वॉल होती है एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है, या फिर स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स लाइक होते हैं, यानी कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, जस्ट एक सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है. और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे सराउंडिंग में पाए जाने वाले अक्सर ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. तो स्टूडेंट्स, इन्हीं तीन मेन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिस पर साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल साइंसेस को तीन डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया है. दीज डिसिप्लिन्स आर बॉटनी, इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, and then zoology, in which we study about animals, and then microbiology, in which we study about microorganisms. तो स्टूडेंट्स, अब हम बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन्स में स्टडी किए जाने वाले कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स स्टडी कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारे प्लैनेट पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको साइंटिस्ट ने बहुत ही फाइन तरीके से और क्लासिफाई किया है डिफरेंट ग्रुप्स में, जिन्हें हम चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जस्ट हम ब्रीफली कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि इन तीन मेन डिसिप्लिन्स में किन किन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को मेनली स्टडी किया जाता है. सो इन बॉटनी वी स्टडी अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Terrestrial plants are those plants which are found on land. And then in this discipline we study about aquatic plants. Aquatic plants वो plants होते हैं जो कि water में exist करते हैं. इसी तरह से students इस discipline में हम algae and fungus को भी study करते हैं. algae and fungus exactly plants नहीं हैं, लेकिन इनको botany discipline में ही study किया जाता है. And then students, in zoology we study about sponges. Sponges are simplest animals found in the water. And then similarly we study about other aquatic animals like fish, lobsters, crabs. इसी तरह से स्टूडेंट्स zoology में हम animals को study करते हैं, और इसी तरह से हम birds को भी zoology subject में study करते हैं. Birds are those organisms which have flying characteristics. इसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में स्टडी किए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं. इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट वायरसेस. स्टूडेंट्स, वैसे तो वायरसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर नहीं किया जाता. ये एक साइंटिफिक डिबेट है दैट वेदर दीज आर लिविंग थिंग्स और नॉट, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी जो बॉडी है उसमें एक प्रॉपर सेल नहीं होता, बल्कि इनके पास जस्ट जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, जिससे ये होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करके होस्ट की मशीनरी को अपनी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये विदाउट होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते. इसीलिए ये एक डिबेट है कि ये एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं हैं. मेनली इनको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बिटवीन एक बाउंड्री लाइन कंसिडर किया जाता है. एंड स्टूडेंट्स, मोस्टली वायरसेस जो हैं वो बहुत ही टॉक्सिक किस्म की, डेंजर किस्म की डिजीज़ जो हैं वो कॉज कर रहे होते हैं. बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ ये ह्यूमन्स में, एनिमल्स में, एंड यहाँ तक कि बैक्टीरिया में भी ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं. तो माइक्रोबायोलॉजी में हम वायरसेस के बारे में स्टडी करते हैं. इसी तरह से हम माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं. बैक्टीरिया स्टूडेंट्स सम टाइम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं, यानी कि ये हमारे अंदर डिजीज़ भी कॉज कर रहे होते हैं. इसी तरह से ये हमारे अंदर कुछ बेनिफिशियल रोल भी प्ले कर रहे होते हैं. ये होस्ट की इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं. इसी तरह से ये फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. हमारी जो डाइजेस्टिव कैनल है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो कि हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो माइक्रोबायोलॉजी में हम वायरसेस, बैक्टीरिया, इसी तरह से अमीबा एंड पैरामीशियम, इन तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं कि ये ह्यूमन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन वगैरह किस तरीके से हो रही है. एंड स्टूडेंट्स, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं और उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लाइक यीस्ट. तो उन्हें भी हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं. Now we will discuss branches of biology. As already we have discussed that on the basis of different types of living organisms हमने biological sciences को तीन disciplines में divide किया है.
बट स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल साइंसेज की स्टडी सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम इस सब्जेक्ट में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस हमने बायोलॉजिकल साइंसेस की बहुत सारी ब्रांचेस बनाई हैं ताकि हम हर स्पेसिफिक प्रोसेस एंड फंक्शन को डिटेल में स्टडी कर सकें। यानी कि हर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड फंक्शन को डिटेल में स्टडी करती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बायोलॉजिकल साइंसेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट आपकी बुक में 15 ब्रांचेस गिवन हैं। हम इन तमाम ब्रांचेस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। And students, this topic is important from your final examination point of view according to previous papers. एग्जाम में आपको बायोलॉजिकल साइंसेस की 3 ब्रांचेस डिफाइन करने के लिए दी जा सकती हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर रैंडम। मीन्स वो आपको रैंडमली कोई भी 3 ब्रांचेस दे देंगे, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 ब्रांचेस को डिफाइन करें। सो दैट्स वाई आप तमाम ब्रांचेस पर कंसंट्रेट करें और कंसंट्रेशन से तमाम ब्रांचेस को अंडरस्टैंड करें। एंड स्टूडेंट्स, इन ब्रांचेस को मेमोराइज करने की एक ट्रिक ये है कि आप तमाम ब्रांचेस के नेम्स पर एम्फेसाइज करें, क्योंकि मोस्टली ये जो ब्रांचेस हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से इनके नेम्स ड्राइव किए गए हैं। तो अगर आपको इनकी ब्रांचेस के नेम्स के मीनिंग्स पता होंगे तो आप इजीली इन ब्रांचेस को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे और मेमोराइज भी कर सकेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज मॉर्फोलॉजी। if we emphasize on its name, it's composed of 2 words. The first one is morph and then logy. So students, morph means external and logy means study. So in short, in morphology we study about external form and structure of living organisms. यानी जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को या उसकी शेप को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। फर्दर हम इसे एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास पिक्चर में एक बर्ड है। अगर आप इसकी बॉडी के एक्सटर्नल शेप पर एम्फेसाइज करें या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स लाइक देयर आर its eyes, this is beak, and then these are wings, and finally this is tail। तो इस तरह से जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा। then the second part then the second branch is anatomy। Again, if we emphasize on its name, it is composed of 2 words. Ana means part and tom means cutting. So students, in anatomy is opposite to morphology। morphology में आप living organism की body के external form and features को study करते हैं। anatomy में आप किसी भी living organism की बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं। सो एनाटमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। ऑब्वियसली आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को वैसे तो नहीं स्टडी कर सकते जब तक आप उनको ऑपरेट ना करें। तो एनाटमी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑपरेट करके उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। मेनली हमारा फोकस होता है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ह्यूमन एनाटमी की एक पिक्चर मैंने आपसे शेयर की है। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट एनाटमी में हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर एम्फेसाइज करते हैं। Then the third branch is cell biology. Students, as we know, the basic structure subunit of living organisms is cell. So in cell biology हम living organisms में पाए जाने वाले different cells को and इनके अंदर exist करने वाले different organelles को detail में पढ़ते हैं कि कौन सा organelle कौन क्या function जो है वो perform कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है हिस्टोलॉजी। इफ वी एम्फसाइज ऑन इट्स नेम, इट इज also composed of 2 words. Histo means tissue and logy means study. So in histology, students, we study about structure and functions of tissues. As I discussed previously that our basic structure subunit is cell, but students, multicellular organisms में सेल इंडिविजुअली तमाम फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि सेल से कंबाइन होकर डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोलॉजी में हम स्पेसिफिकली इन टिश्यूज पर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, इन टिश्यूज का स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन क्या है। एंड स्टूडेंट्स, हिस्टोलॉजी में हम डिजीज डायग्नोसिस पर भी फोकस करते हैं। जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके डिजीजेस को ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स द फिफ्थ ब्रांच इज फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस प्रीवियसली के लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स से कंबाइन होकर टिश्यूज बनते हैं।
देन स्टूडेंट्स फाइनली टिश्यूज से कंबाइन होकर ऑर्गेन्स, एंड देन इन ऑर्गेन्स से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं। देन फाइनली इन ऑर्गेन सिस्टम की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ लाइफ जो है वो सही तरीके से परफॉर्म हो रहे होते हैं। आप स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स हैं हमारी बॉडी में, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं या जो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनकी फंक्शनिंग को डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फिजियोलॉजी एंड एनाटमी में स्टूडेंट्स डिफरेंस ये है कि एनाटमी में जस्ट हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर पर एम्फेसाइज करते हैं एंड लोकेशन पर, के किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है एंड उसकी लोकेशन क्या है। बट फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिकली फंक्शनिंग पर एम्फेसाइज करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह से जो है वो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है या डिफरेंट ऑर्गेन्स, ऑर्गन सिस्टम्स किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। Afterwards, the next branch is taxonomy. Students, taxes means arrangement and norms means names. So in taxonomy, we study different rules and principles for grouping and classifying living organisms. जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे प्लेनेट पर बहुत ही डाइवर्स टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अब तक अराउंड 2 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इन ऑर्गेनिजम्स को बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें, इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया है। तो टेक्सोनोमी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को देखते हैं जिनकी बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई किया जाता है। आप इसकी फर्दर डिटेल्स चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे कि जो बायोलॉजिकल या टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, किन किन बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इन शॉर्ट ये कि टेक्सोनोमी में हम इन क्लासिफिकेशन के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी मटेरियल। स्टूडेंट्स हमने जैसा कि रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी जैसी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या वजह है कि किसी एक ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा लगता है, एक मंकी का बेबी मंकी से रिजेंबल करता है, और इसी तरह से एक मैंगो प्लांट से ऐसा नहीं है कि कोई रोज प्लांट निकलेगा, बल्कि मैंगो प्लांट विल ऑलवेज प्रोड्यूस मैंगो प्लांट। तो क्या रीज़न है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करती है? सो द रीज़न इज़ हेरिडिटी मटीरियल। पेरेंट्स अपनी ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटी मटीरियल को ट्रांसफ़र करते हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के तमाम कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ को इनकोड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी मटीरियल क्या है। जैसा कि हमने सेल बायोलॉजी में डिस्कस किया कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है, एंड देन एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम है ये हेरिडिटी मटेरियल की सुपर क्वाइल्ड फॉर्म है विच इज़ डीएनए। यानी कि डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है। डीएनए में स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें जीन्स कहा जाता है। इन शॉर्ट, डीएनए जो है वो डिफरेंट जीन्स का कॉम्बिनेशन है, और जब हम डीएनए को रैप अप करते हैं सुपर क्वाइल्ड या कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। एंड स्टूडेंट्स, डीएनए या फिर क्रोमोसोम को हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। तो दैट इज एक्चुअली दिस डीएनए और क्रोमोसोम इज द हेरिडिटी मटेरियल जिसे पेरेंट्स अपनी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, और इसी वजह से पेरेंट्स अपने ट्रेट्स जो है वो अपनी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के काबिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पर हेरिडिटी मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ साथ हम इस हेरिडिटी मटेरियल, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब को डिटेल में स्टडी करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें।
Then next branch is developmental biology. Students in developmental biology we study about the formation and development of embryo. जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है दैट इज एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद फाइनली एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग में या ह्यूमन बेबी में कन्वर्ट होता है। तो स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम उन तमाम डेवलपमेंटल फेजेस को डिटेल में स्टडी करते हैं जो एक एम्ब्रियो में हो रहे होते हैं। एंड स्टूडेंट्स दिस ब्रांच इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ह्यूमन एम्ब्रियो, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल ह्यूमन एम्ब्रियो की दी है, हम बाकी भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके भी एम्ब्रियोज को स्टडी करते हैं। इवन हम प्लांट्स के एम्ब्रियोज को स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि एक प्लांट का जो एम्ब्रियो है वो किन डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरकर फाइनली एक प्रॉपर बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है। Afterwards, the next branch is environmental biology. As the name suggests, this is the study of the environment. यानी कि स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ जो एसोसिएशन है उसे डिटेल में स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट में जिस जो डिफरेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल हैं और उनके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे एनवायरनमेंट में सॉइल है, वाटर है, एयर है, इन सब चीज़ों के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम हमारे एनवायरनमेंट के जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन डिटेल में देखते हैं। एंड स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एनवायरनमेंट जो है वो कम से कम डैमेज हो और हमारा एनवायरनमेंट प्रॉपर उसी तरह से रहे जिस तरह से वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट डैमेज होगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। एंड स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन पॉल्यूशन को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम इस चीज़ पर एम्फिसाइज करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है और किस तरह से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। Then the 10th branch is paleontology. Students in paleontology we study about fossils और ancient life. स्टूडेंट्स इस ब्रांच में स्पेसिफिकली जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो फॉसिल्स की एज डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ वो फॉसिल्स को डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या रीज़न है कि ये जो कोई स्पेसिफिक स्पीशीज़ है या जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है ये इस दुनिया से एक्सटेंट आउट हो गया है, ताकि जो मौजूदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन किया जा सके। Then the 11th branch is sociobiology. Students in sociobiology we study about social behavior of living organisms. यानी कि स्टूडेंट्स हम डिफरेंट स्पीशीज़ का या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ एसोसिएशन या इंटरेक्शन देखते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो स्टूडेंट्स हम सेम स्पीशीज़ का इंटरेक्शन भी स्टडी करते हैं, लाइक ह्यूमन वन स्पीशी है, हम एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ एसोसिएशन या इंटरेक्शन अगर स्टडी करते हैं तो इसे सेम स्पीशी इंटरेक्शन कहा जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम डिफरेंट स्पीशीज़ का इंटरेक्शन भी स्टडी करते हैं, लाइक ह्यूमंस जो है वो एक स्पीशीज़ है, मंकी एक अदर स्पीशीज़ है, तो हम इनका एसोसिएशन भी एक दूसरे के साथ सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड स्टूडेंट्स फर्दर ये कि सोशियो बायोलॉजी में हम स्पेसिफिकली जो डिफरेंट सोशल बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनको एवोल्यूशन के लेंस से देख रहे होते हैं, क्योंकि साइंस एवोल्यूशन पर बिलीव करती है। तो हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो है ये ट्रेट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में थ्रू एवोल्यूशन ट्रांसफ़र होते चले जा रहे हैं। जैसे कुछ ट्रेट्स होते हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होते हैं, सर्वाइवल को अपने मेंटेन रखना, रिप्रोडक्शन, इसी तरह से अपने यंग वंस की जो है वो केयर करना, ये कुछ ऐसे सोशल बिहेवियर्स हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सोशियो बायोलॉजी में हम ये सब चीज़ें डिटेल में देख रहे होते हैं कि किस तरह से थ्रू एवोल्यूशन ये जो ट्रेड्स हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र हुए हैं। Afterwards, the 12th branch is parasitology. Parasitology is the study of the parasites. तो पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने होस्ट की बॉडी के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द होस्ट, यानी कि होस्ट को डैमेज करके ये होस्ट की बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। होस्ट जो है वो अपने बेनिफिट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन पैरासाइट्स वो एनर्जी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं होस्ट से। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल ह्यूमन इंटेस्टिन में पाए जाने वाले वॉर्म्स हैं। हमारे इंटेस्टिन में कुछ वॉर्म्स होते हैं
जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हमारी जो एनर्जी है उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट पैरासाइटोलॉजी में स्टूडेंट्स हम डिटेल में पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से पैरासाइट्स को किल किया जा सके। जो डिफरेंट पैरासाइट्स हैं, ये जो ह्यूमंस में या डिफरेंट एनिमल्स में डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, इनको किस तरह से क्योर किया जा सके। Now, in last, we will discuss three applied branches of biology. Students, applied branches वो होती हैं जिनके थ्रू हम प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट अप्लाइड ब्रांच हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। एज द नेम सजेस्ट, बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स समथिंग टेक्निकल। तो यानी स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में हम कुछ इस तरह की टेक्निक्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को या टेक्निक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, स्पेसिफिकली ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकें। फर्दर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, उनका पैंक्रियास इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा होता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर ब्रेक डाउन नहीं होती। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ रही होती या उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती, उनमें ग्रोथ रिटार्डेशन होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो स्टूडेंट्स, इन दिस केस हम डायबिटीज़ के पेशेंट को, हमारी विश होगी कि हम आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्ट करें ताकि उनमें शुगर ब्रेकडाउन प्रॉपर हो। इसी तरह से ग्रोथ रिटार्डेशन का जो पेशेंट है, हमारी कोशिश होगी कि हम उसे आर्टिफिशियली ग्रोथ हार्मोन दें ताकि उसकी जो ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है ये ओवरकम हो जाए। तो अब क्वेश्चन इज़ कि वो इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन हम कहाँ से लाएंगे? हम किसी ह्यूमन से तो उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उस ह्यूमन की बॉडी डैमेज होगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं अपनी मर्जी की जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। लाइक वी कैन यूज़ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। इसका तरीका ये होता है कि हम बैक्टीरिया के अंदर जो ह्यूमन इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन है उसे प्रोड्यूस करने की जो जीन है वो आर्टिफिशियली उसके जीनोम में इंजेक्ट कर दें। तो इस तरह से जो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया होंगे उनमें इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन की जीन्स एग्जिस्ट कर रही होगी और ये प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो फिर हम इन बैक्टीरिया से ईजिली इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर बैक्टीरिया यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि एक तो बैक्टीरिया सिंपल होते हैं तो इनमें जीनोम एडिटिंग ईजिली हो जाती है, एंड सेकेंडली बैक्टीरिया का जो ग्रोइंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। कुछ बैक्टीरिया इवन 20 मिनट्स में डबल हो जाते हैं, तो इनसे हम ईजिली इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है या क्लोनिंग टेक्निक के थ्रू हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपने क्रिस्पर केस 9 का नेम सुना होगा। ये भी एक जीनोम एडिटिंग टेक्निक है। जैसा कि हमने जेनेटिक्स टॉपिक में डिस्कस किया कि जीन्स या डीएनए या क्रोमोसोम हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है, एंड इनमें म्यूटेशंस की वजह से डिजीजेस हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम क्रिस्पर केस 9 या डिफरेंट जो जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स हैं उनके थ्रू स्पेसिफिकली जो म्यूटेशन हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसे हम क्योर कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं एडिटिंग के थ्रू। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इस तरह की टेक्निक्स को डेवलप करने पर और इन्हें इम्प्रूव करने पर एम्फेसाइज करते हैं। Then the next applied branch is pharmacology. Students, pharmacon means drugs. So in pharmacology, we study about mechanism of action of drugs. स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल साइंसेस में मेडिसिन को ड्रग कहा जाता है। तो जब भी हम कोई न्यू ड्रग या मेडिसिन डिस्कवर करते हैं तो उसे डायरेक्टली ह्यूमंस को ट्रीटमेंट के लिए नहीं देते, बल्कि ह्यूमंस में इंजेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ड्रग का ब्लड एब्जॉर्प्शन टाइम क्या है, यानी कि वो ब्लड में कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रही है। इसी तरह से वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह से किन किन ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सिमिलरली हमें उस ड्रग का डिटेल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन या फिर कितनी डोज जो है वो ऑप्टिमम है, क्योंकि अगर हम ड्रग्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वो टॉक्सिक होती हैं। तो हर ड्रग की एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है, उससे ज़्यादा अमाउंट में वो फिर ह्यूमन बॉडी को बैडली डैमेज कर रही होती है। तो हम ड्रग्स की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, एंड इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि जो भी ड्रग हम ह्यूमंस को ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स को हम मिनिमम करें, मिनिमाइज़ करें। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम कर सकें।
तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सब चीज़ें अबाउट ड्रग्स डिटेल में देख रहे होते हैं कि कोई भी जो ड्रग है उससे मार्केट में लाने से पहले ये सारी चीज़ इन सारी चीज़ों पर फार्माकोलॉजिस्ट डिटेल रिसर्च कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जाए, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन क्या है, उस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फाइंड आउट किया जाए और इसी तरह से इस ड्रग के बारे में तमाम नॉलेज जो है वो गेन की जाए। अभी स्टूडेंट्स, मैं आपसे ब्रीफली क्लिनिकल ट्रायल को डिस्कस करूंगी कि कोई भी जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं आ जाती, बल्कि फार्माकोलॉजिस्ट या बायोलॉजिकल रिसर्चर्स जो हैं वो पहले उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में लाने से पहले लैब में उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं ताकि सेफ्टी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके, ताकि हम बिल्कुल इंश्योर हों कि ये ड्रग जो है वो सेफ है। तो स्टूडेंट्स, ब्रीफली हम ड्रग ट्रायल्स को डिस्कस करते हैं। पहले प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है जो कि इन विट्रो मॉडल में होती है, यानी कि हम आर्टिफिशियली लैब में सेल्स ग्रो करते हैं और उनमें हम जो है वो इस ड्रग को यूज़ करके देख रहे होते हैं कि सेल्स पर इस ड्रग का, ह्यूमन सेल्स होते हैं ये एक्चुअली, तो इस पर्टिकुलर ड्रग का ह्यूमन सेल्स पर डैमेजिंग अफेक्ट कितना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक माउस पर इस ड्रग को टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो माउस है जो कि सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट कितने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम बैक्टीरिया को क्यों यूज़ नहीं करते, बैक्टीरिया तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया क्योंकि ह्यूमन से रिजेंबल नहीं करते, इसीलिए हम माउस यूज़ करते हैं। माउस ह्यूमन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है एंड ड्रग डेवलप करने का अल्टीमेट पर्पस ह्यूमन बेनिफिट है, ह्यूमन में डिजीज़ को क्योर करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक माउस पर ड्रग को इफेक्टिवली यूज़ करने के बाद हम थोड़े से हायर एनिमल्स पर इसे टेस्ट करते हैं लाइक रैबिट एंड डॉग, और जब यहाँ तक भी ड्रग सेफली काम कर रही होती है, ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं हो रही होती, तो फिर हम हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पर अपनी ड्रग को टेस्ट करते हैं। हेल्दी यहाँ से क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होता है, इसके भी फिर डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हेल्दी वॉलंटियर कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं कि आप हम पर ड्रग की टेस्टिंग कर लें। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट ये कि फार्माकोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस की वो ब्रांच है जिसमें हम ये तमाम चीज़ें, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसे डिटेल में स्टडी करते हैं। Then the last branch is molecular biology. Students, molecular biology deals with the study of the essential organic molecules of life. तो ये essential organic molecules कौन कौन से हैं? These are DNA, RNA and protein. तो स्टूडेंट्स, मोलेकुलर बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरह से डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट किस तरह से होता है, इसी तरह से डीएनए से इन्फॉर्मेशन किस तरह से आरएनए में पास होती है एंड देन आरएनए से प्रोटीन्स किस तरह से जो है वो बन रही होती हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, मोलेकुलर बायोलॉजी में हम इन 3 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को डिटेल में स्टडी करते हैं और इनके फंक्शंस को सेल्स में डिटेल में देख रहे होते हैं।